Hello everyone, welcome back to the Political Science lecture series on Napier, and today we're going to discuss the social contract theory. Social contract theory में तीन important philosophers हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो, और हम उन तीनों को इस lecture series में आगे देखेंगे. Social contract theory का basic premise वो एक common premise है, लेकिन उसको explore तीनों philosophers different तरीके से करते हैं. तो let's see. Let's start with Thomas Hobbes. Hobbes was an English writer, and his philosophy focuses on realism and social contract. Again, as if which is pretty obvious. ये उसकी तीन मोस्ट फेमस किताबें हैं, लेकिन हम जिस पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे वो लेवाइथन है. लेवाइथन इज द बुक इन विच ही हैज एक्सप्लोर्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. अब एक सीक्वेंस में चलते हैं. हॉब्स की फाउंडेशन जो उसकी कॉन्सेप्ट है फिलोसफी का, वो ये है कि इंसान पहले स्टेट ऑफ नेचर में एग्जिस्ट करता था. स्टेट ऑफ नेचर क्या है? इमेजिन दैट देयर आर नो लॉज, there are no institutions, there are no political governments. Imagine thousands of years ago, millions of years ago, जब कोई भी पुलिस की, किसी भी किस्म की पुलिस, अदालतें, निजाम, लॉज, किंग, क्वींस, ट्राइबल चीफ्स, रूलर्स, म्यूचुअल आर्बिट्रेशन कमिटीज, कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता था. उसको कहेंगे स्टेट ऑफ नेचर. कि इंसान थे, दुनिया में आ चुके थे, they were living, but there was no form of government and law at all. This is what Hobbes calls state of nature. इस स्टेट ऑफ नेचर में फियर और सेल्फिशनेस बहुत ज्यादा थी, बिकॉज कॉन्स्टेंटली कोई भी बंदा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं था. तो इट वॉज व्हाट हॉब्स इन हिज वर्ड्स कॉल अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल. एवरीवन वाज एट वॉर विद एवरीवन एल्स. मेरा कुछ भी सिक्योर नहीं था, क्योंकि कोई एक कानून नहीं है, कोई रियासत की रेट नहीं है, कोई रियासत एग्जिस्ट नहीं करती जो आके मुझे प्रोटेक्ट कर सके. अगर कोई मुझसे चोरी करता है तो मुझे खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट करना है. एंड आई विल बी इन कांस्टेंट फियर कि इससे पहले कि कोई मेरे खेतों पे आके कब्जा कर ले या कोई बंदा मेरे घर पे आके कब्जा करे, तो इससे बेहतर है कि मैं पहले जाके उस पर कर दूं. यू विल बी इन अ कांस्टेंट प्रीएम्प्टिव एक्शन अगेंस्ट द अदर वन. हेंस लाइफ इन स्टेट ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू हॉब्स वाज सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट. इसी से वो ह्यूमन नेचर के कॉन्सेप्ट को डिड्यूस करता है कि इंसान जो है वो सेल्फ इंटरेस्टेड है. इंसान सेल्फ प्रेजर्वेशन चाहता है और रैशनली ही इज अ रैशनल इंडिविजुअल हु वांट्स टू प्रिजर्व हिज इंटरेस्ट. क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में इंसान के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं होते, किसी के भी नहीं होते. हेंस दे वुड वांट टू रैशनली यूज देयर फैकल्टीज टू मैक्सिमाइज देयर इंटरेस्ट एज मच एज पॉसिबल. हेंस यूजिंग दिस फैकल्टी दे डेवलप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरन. और इस सॉवरन के कॉन्सेप्ट में वो क्या करते हैं कि इंसान अपनी, दो लोग स्टेट ऑफ नेचर में जब ये रियलाइज करते हैं कि वो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और इससे कॉन्स्टेंटली एक वॉर चल रही है और एक कंपटीशन चल रहा है लोगों में, तो सोसाइटी म्यूचुअली एग्रीज कि हम एक थर्ड पार्टी को अपने अंदर से तमाम पॉलिटिकल पावर वेस्ट कर देंगे कि ये हमारे दरमियान डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगा और विल को इन्फोर्स करेगा. सो ऑल ऑफ आवर राइट्स आर वेस्टेड इन दैट इंडिविजुअल. थस द सॉवरन is born, the ruler or monarch is born. कि आपने एक institution of monarchy, एक institution of rulership create किया, who is the absolute head. और चूंकि इंसानों ने खुद म्यूचुअली अपनी सेल्फ प्रेजर्वेशन के लिए वॉलंटरीली एग्री किया कि हम अपनी सारे के सारे राइट्स, राइट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, राइट टू यूज फोर्स, राइट टू मूवमेंट, सारा कुछ हमने इस अथॉरिटी को दे दिया, विच इज द रूलर और अ मोनार्क. नाउ ही इज गोइंग टू इन्फोर्स दैट विल एंड वी डू नॉट हैव एनी राइट्स ऑफ आवर ओन नाउ. तो इससे डिड्यूस किया जा सकता है कि हॉब्स वाज अ सपोर्टर ऑफ एब्सोल्यूटिज्म. दैट इज टू से कि जो मोनार्क है हॉब्स के कॉन्टेक्स्ट में, जो रूलर है, ही इज एब्सोल्युटली पावरफुल, ही हैज ऑल द पावर्स. और ये एक बड़ी फेमस कोटेशन है हॉब्स की, दैट लॉ इज डिपेंडेंट अपॉन द सैंक्शन ऑफ द सॉवरन एंड द गवर्नमेंट विदाउट स्वॉर्ड आर बट वर्ड्स एंड नो स्ट्रेंथ टू सिक्योर अ मैन एट ऑल. तो इसलिए उसने बात की कि जो मोनार्क की विल है वही रियल लॉ होगी, वही सिविल लॉ होगा, और वो क्योंकि वो सॉवरन इन्फोर्स करेगा. अब जब एक मोनार्क का इंस्टीट्यूशन बन गया, और वो किस प्रोसेस के जरिए बना है, जिस प्रोसेस के जरिए आपने वो मोनार्क का बनाया, उसे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहता है. कि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जब कोई प्रोटेक्टेड नहीं था, दे म्यूचुअली एग्रीड थ्रू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट टू क्रिएट अ स्टेट, अ सॉवरन, व्हिच इज गोइंग टू देन यूज हिज सॉवरन पावर. वो आगे से अपनी पुलिस बनाएगा, अपनी आर्मी बनाएगा, जिसके जरिए वो अपनी कमांड इन्फोर्स करेगा. तो वही रियल लॉ है. उसके अलावा इंडिविजुअली कोई बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरा लॉ चलेगा. तो इट्स अ वेरी गिवन फैक्ट. हम चूंकि वी लिव इन एन ऑर्डर्ड वर्ल्ड, for thousands of years we have existed under a monarch or an aristocrat or a quasi democracy, a colonial power, or now a democracy. So we take for granted these government institutions, state institution, courts, law का सारा mechanism. But imagine उससे पहले ये चीज exist नहीं करती थी जब, तो तब ये पहली दफा जब वजूद में है, तो हॉब्स उस चीज को explain कर रहा है. The Leviathan is basically a creature
जो कि बाइबल में जिसका जिक्र हुआ है। तो हॉब्स की जो किताब है उसके कवर में ये मोनार्क है और नीचे जो वो क्रीचर है लेवाइथन का उसका फिगर बना हुआ है और इसके अंदर ये लोग हैं इसके ऊपर छोटे छोटे बने हुए। सो यू सी द सिंबलिज्म इन दिस। और उसके हाथ में देयर इज अ स्वॉर्ड दैट द सॉवरन is like a leviathan, is like this animalistic beast monarch, and he uses his force to enforce his will to bring order। और इस वजह से उस लेवाइथन की, उस मोनार्क की जो बात है वही कमांड है, वही लॉ है, सॉवरन मोनार्क ही गवर्न करेगा। सो इसी से फिर निकलते हैं कि अब जब स्टेट बन गए उस रियासत में अवाम के क्या हकूक हैं। इस वॉलंटरी एग्रीमेंट के जरिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए लोगों ने अपना एक रियासत बना ली, एक बीच में मोनार्क बन गया, तो अब आम आवाम के क्या हकूक है। उसी प्रेमिस को यूज करते हुए जो हॉब्स ने पहले फिलोसफी यूज की है, अवाम के कोई हकूक नहीं है। व्हाटएवर सॉवरेन डिसाइड्स इट डज नाउ is justified because अवाम ने अपने सारे rights they have vested in the monarch। now it is up to the monarch to decide what is right, what is wrong, what he should do, what he should not do। so all law is dependent upon the sanction of sovereign। ठीक है, तो अब अवाम के कोई अपने इंडिपेंडेंट हकूक नहीं है। this is again the same quotation। so हॉब्स की philosophy in a nutshell that left ungoverned, men will terrorize each other in a state of nature in which individual will stop at nothing to ensure their own self-preservation and self-promotion। In the state of nature, the condition of man is a condition of war of everyone against everyone। To avoid a descent into the state of nature, man must enter into social contract, submitting to the authority and protection of a sovereign। The sovereign must be an absolute ruler with an indivisible and unlimited power to prevent factional strife and chaos। If a sovereign fails in their duty, the social contract is broken, individual may take action leading back to the state of nature। हॉब्स के केस में रिवोल्ट सॉवरेन के अगेंस्ट अलाउ नहीं है, ओनली इन वन सर्कमस्टेंस। सॉवरेन का काम क्या है कि वो सोसाइटी को ऑर्डर रखे, निजाम में ऑर्डर हो, केओस ना हो। मगर अगर इफ द रूलर फेल्स टू कीप दैट ऑर्डर, ओनली देन पीपल कैन ओवरथ्रो दैट सॉवरेन। फिर स्टेट ऑफ नेचर में जाएंगे, फिर दोबारा से एक नया सॉवरेन क्रिएट होगा। Otherwise, there is no other way or no other reason with which the sovereign can be dethroned। या आप एक सेपरेट पॉइंट के तौर पे भी राइट्स एंड ड्यूटीज के बाद 5-6 पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। हॉब्स की लेगेसी बड़ी कॉमन सी बात है कि जितनी एब्सोल्यूट मोनार्कीज एग्जिस्ट की हैं वो हॉब्स से इंस्पायर्ड हैं। वो सारी मैंने जो एग्जांपल्स आपको मैकियावेली के अंदर दी हैं वो सारी आप हॉब्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। हॉब्स वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय मैकियावेली इन दैट रिस्पेक्ट। और आपको सिमिलैरिटी भी थोड़ी सी मिलती है इनकी फिलोसफी में, जस्टिफिकेशन में चीजों की। तो जितनी भी एब्सोल्यूट मोनार्कीज हम डिस्कस कर रहे हैं पहले, वो आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो हॉब्सियन मॉडल से इंस्पायर्ड है। इवन मॉडर्न स्टेट्स भी आप जो मोनार्कीज में ऑपरेट कर रही हैं, मिडिल ईस्ट में मोनार्कीज हैं, लैटिन अमेरिका में हैं, अदरवाइज जो एग्जिस्ट करती हैं एब्सोल्यूट मोनार्कीज, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज लाइक यूके और नॉर्वे, they are inspired, you can argue, or that they are manifestations of Hobbesian philosophy। इसके बाद जॉन लॉक आता है। जॉन लॉक की आइडियोलॉजीज अबाउट लिबरलिज्म, ही आर्ग्यूज फॉर रूल ऑफ लॉ। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द ट्रू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट। इस किताब से इसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी निकलती है। द रेस्ट ऑफ द स्टफ यू कैन पॉज एंड रीड एंड यू कैन राइट समरी में अपने आंसर्स में। लॉक के मुताबिक स्टेट ऑफ नेचर वाज नॉट सो बैड एज Hobbes had argued। He believed कि जब लॉ नहीं था, रियासत नहीं थी, it was a golden age, बहुत बेहतरीन थी, because everyone had absolute freedom to do whatever they decide। तो Hobbes said कि natural condition of mankind was the state of complete liberty to conduct one's life जिस तरह वो चाहते थे। तो state of nature was a golden period। लेकिन लॉक कहता है कि एक मसला था। हॉब्स की फिलोसफी में प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉक इज दैट व्हेन अ पर्सन मिक्सेस हिज हार्ड वर्क, हिज लेबर इन द रॉ मटेरियल्स। सो फॉर इंस्टेंस के अगर आपने एक जमीन है उसको अपनी मेहनत से काश्त किया है, उसकी काश्तकारी से जो फसल उगी है वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इस तरीके से अगर आपने मिट्टी ली, उसके जरिए आपने कुछ क्राफ्ट से अपनी मेहनत से प्रोड्यूस किया है, तो दैट पीस ऑफ आर्ट इज योर प्राइवेट प्रॉपर्टी। सो दैट्स व्हाट लॉक आर्ग्यूज, दैट ओवर टाइम प्राइवेट प्रॉपर्टी आना शुरू हो गई। प्रॉपर्टी जो थी वो स्टेट ऑफ नेचर में इनसिक्योर थी। स्टेट ऑफ नेचर वैसे तो जबरदस्त थी, लेकिन उसमें सिर्फ एक मसला था कि इंसान की प्राइवेट प्रॉपर्टी इनसिक्योर थी, बिकॉज ये तीन चीजें मिसिंग थी। देयर वाज नो एस्टैब्लिश्ड लॉ टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी, देयर वाज एब्सेंस ऑफ इम्पार्शियल थर्ड पार्टी जज जो कि प्रॉपर्टी को सिक्योर कर सके कि अगर दो लोगों में डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी के ऊपर तो कोई तीसरा बंदा नहीं है जो उसको इम्पार्शियली आर्ग्यू करके डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सके। एब्सेंस ऑफ नेचुरल पावर टू एग्जीक्यूट नेचुरल लॉज। तो ये जो नेचुरल लॉ है कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी सिक्योर होनी चाहिए, आपकी लाइफ और लिबर्टी सिक्योर होनी चाहिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, कोई इन्फोर्सिंग पावर नहीं है, कोई रियासत की पावर चाहिए उसको इन्फोर्स करने के लिए। तो फॉर दिस रीजन लॉक का प्रेमिस हॉब्स से थोड़ा इसलिए डिफरेंट है। सो लॉक आर्ग्यूज कि man did not surrender all their right to one single individual as Hobbes had argued। He said but they only surrendered the right to preserve, maintain order and enforce the law of nature। So individual retain their other rights like life, liberty and property
are the rights which are inalienable. ये 3 cardinal rights हैं लॉक की philosophy में, right to life, right to liberty and right to private property. और इसके नतीजे में जो आपकी political government हॉब्स कहता है, लॉक कहता है कि जो social contract के जरिए अब मोनार्की आपकी या आपकी रूल्स बने, लॉज बने, या जो गवर्नमेंट आएगी, जो स्टेट आएगी, वो इन 3 चीजों को प्रोटेक्ट करेगी. वो इनको, ये इनएलिमेंट राइट्स हैं, इनको वो सप्रेस नहीं कर सकती. इट कैन नॉट सप्रेस एंड टेक अवे आर्बिट्ररीली. लाइफ किसी की आर्बिट्ररीली नहीं ले सकती, हॉब्स की फिलॉसफी में ले सकती है. दे कैन नॉट वायलेट लिबर्टी, दे कैन नॉट वायलेट प्राइवेट प्रॉपर्टी. इसको प्रोटेक्ट करना है रियासत ने, इनको वायलेट नहीं कर सकती, जो कि हॉब्स की फिलॉसफी में उल्टा है. सो ही सेज कि जब इंसान ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आपस में एक इम्प्लिसिट एग्रीमेंट किया और एक थर्ड पार्टी की रियासत वजूद में आई, एक मोनार्की का इंस्टीट्यूशन बना, उसके लॉज बने, जब उसमें वेस्ट कर दिए अपने राइट्स, तो उससे 3 चीजें हुई. आपको एस्टैब्लिश्ड लॉज मिले, you got judges to adjudicate laws and resolve disputes, and the executive powers necessary to enforce these laws was ultimately created. Each man therefore gives over the power to protect himself and punishes transgressors of law to the government that has created through the compact. तो अब अगर किसी ने किसी के साथ ज्यादती किया तो मैं खुद उसका सजा नहीं दूंगा, वो रियासत देगी. तो अगर किसी बंदे ने मेरी प्रॉपर्टी को वायलेट किया है तो रियासत उसको सजा देगी, उसको फाइन करेगी. अगर किसी बंदे ने मेरे फैमिली में या मेरे जानने वालों में किसी के साथ फिजिकल पनिशमेंट की है, उसको फिजिकली नुकसान पहुंचाया है, या किसी का अगर किसी ने माशरे में कत्ल किया है, तो उसका भाई जाके उसका बदला नहीं लेगा, वो अदालत को या उस टाइम पे मोनार्क को कंप्लेन करेगा और मोनार्क और उनका जज फैसला करके उसको एग्जीक्यूट करेंगे या उसको सजा देंगे. तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, liberty and property will be the responsibility of state, and individuals will not enforce the laws, but the state apparatus and state machinery will enforce these laws. Again, it's very obvious in today's world, but it wasn't so much back then. The purpose of government. अब इससे आप डिड्यूस करते हैं कि लॉ के नजदीक गवर्नमेंट का पर्पस क्या है. तो गवर्नमेंट का पर्पस यह है कि टू अपहोल्ड द लॉ एंड प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट्स ऑफ मैन. चूंकि गवर्नमेंट का मकसद ये है, जिस तरह हॉब्स की फिलॉसफी में स्टेट का मकसद ऑर्डर, कंप्लीट ऑर्डर, एब्सोल्यूट ऑर्डर एंड नो ट्रांसग्रेशन व्हाटसोएवर, तो रियासत जब उसमें फेल करती थी, मोनार्क फेल करता था, देन द सब्जेक्ट्स हैड द राइट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग. इसी तरह इसमें गवर्नमेंट का पर्पस है कि लॉ को अपहोल्ड करना, रूल ऑफ लॉ जो हमने फोकस डिस्कस किया है कि लॉ की फिलॉसफी में लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है. अगर गवर्नमेंट इनको फुलफिल नहीं करती तो फिर गवर्नमेंट की भी वैलिडिटी नहीं रहती एंड गवर्नमेंट कैन बी ओवरथ्रोन आउट ऑफ पावर. सो अनलिमिटेड सॉवरेनिटी इज कॉन्ट्ररी टू नेचुरल लॉ अकॉर्डिंग टू लॉक. अनलिमिटेड सॉवरेनिटी नहीं है, इट्स अ लिमिटेड सॉवरेनिटी. इट इज कंडीशनल सॉवरेनिटी बेस्ड ऑन वेदर दैट सॉवरेन गवर्नमेंट, सॉवरेन मोनार्क इज एबल टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स और नॉट. तो लॉक की बेसिकली ये फिलॉसफी का crux है कि humans are rational independent agents with natural rights. They join political society to be protected by law, which is social contract. Or the end of law should be to preserve and enlarge freedom. This is a quotation by Locke. Locke की legacy दुनिया की तमाम आप कह लेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स हैं वो लॉ की फिलॉसफी में. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 चीजें इंस्पायर की थी, अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन और डच रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय हिज फिलॉसफी. अमेरिकन रेवोल्यूशन तो इस हद तक कि थॉमस जेफरसन ने ऑलमोस्ट इसके वर्ड्स कॉपी किए थे. सो लाइफ, लिबर्टी एंड द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, जो प्रोटेक्शन थॉमस जेफरसन ने अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में यूज किया है. वी होल्ड दिस ट्रुथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, दैट दे आर एंडाउड बाय देयर क्रिएटर विद सर्टेन inalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. It's a complete reflection of Lockean philosophy. तो थॉमस जेफरसन अमेरिकन फाउंडिंग फादर वाज इंस्पायर्ड बाय लॉक. तो ये उसकी लेगेसी आप अमेरिकन रेवोल्यूशन, डच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन इसके अंदर कोट कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी रिपब्लिक्स हैं वो आर मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉक का आइडिया व्हिच आर्ग्यू फॉर अ रूल ऑफ लॉ. लास्ट इज रूसो. रूसो इज more democratic. His philosophy is more on republicanism and is focused on general will, which we're going to discuss. इसकी किताब का नाम ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऑब्वियसली इस किताब के अंदर इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली आइडिया को डिस्कस किया है. While there are some discussion in this book as well, discourse on the origin and basis of inequality among men. So Rousseau के नजदीक state of nature was the perfect time. Rousseau is a romantic philosopher. He's romantic philosophy है. So he appreciates nature, beauty, impulsive spontaneity. ये चीजें रूसो बहुत अप्रिशिएट करता है. तो इसीलिए उसके नजदीक जब कानून, रियासत कोई चीज नहीं थी तो इंसान बेहतरीन दुनिया में जिंदगी गुजार रहा था. इट वाज अ परफेक्ट टाइम. इट वाज एन इक्वालिटी अमंग ऑल मैन. कोई भी आर्टिफिशियल चीज ने इंसान को टार्निश नहीं किया हुआ था. इंसान जबरदस्त जिंदगी गुजार रहा था. बट एज ओवर टाइम पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, इसकी वजह से द मीन्स विद विच पीपल कुड सेटिस्फाई देयर नीड्स हैड चेंज्ड एज वेल. आहिस्ता आहिस्ता स्मॉल फैमिलीज बनी, फिर स्मॉल कम्युनिटीज बनी.
डिवीजन ऑफ लेबर आई फिर फैमिलीज के अंदर और सोसाइटीज के अंदर, लाइफ आहिस्ता आहिस्ता आसान होना शुरू हुई, लेजर टाइम लोगों के पास ज्यादा आना शुरू हो गया. This leisure time inadvertently led people to make comparisons between themselves and others. Hence, इस तरह की फीलिंग्स और पैशंस जनरेट होना शुरू हुए, लाइक एनवी, शेम, प्राइड एंड कंटेम्प्ट के जो आपसे बेहतर था आप उसके कंपैरिजंस ड्रॉ करने लगे. मोस्ट इंपॉर्टेंटली अकॉर्डिंग टू रूसो, लाइक जॉन लॉक, इज दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज इन्वेंटेड, व्हिच वाज अ पिवटल मोमेंट इन हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू रूसो. कि इसने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की इन्वेंशन से इंसान ने सिंपल प्योर स्टेट ऑफ लाइफ से एक ग्रीड, कंपटीशन, वैनिटी, इनइक्वालिटी वाली जिंदगी में कदम रखा. इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन इज बोथ ऑफ देम, फॉर बोथ ऑफ देम प्राइवेट प्रॉपर्टी का इन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट लॉक थिंक पॉजिटिवली ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ही थिंक्स इट शुड बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट्स, व्हाइल रूसो आल्सो थिंक्स प्राइवेट प्रॉपर्टी शुड बी प्रोटेक्टेड, बट ही कंटेम्प्ट्स इट बिकॉज ही इज अ रोमांटिक, बिकॉज ही इज अ नेचुरलिस्ट, बिकॉज ही अप्रिशिएट्स ब्यूटी. तो वो मटीरियलिज्म से generally he despises materialism. So Rousseau is like, ठीक है, was a necessary evil that we now need to protect, but Rousseau does not appreciate private property and he thinks that it was a fall from grace out of the state of nature. So ये distinction है इन दोनों के दरमियान on private property का matter. But Rousseau की philosophy में एक fundamental distinction ये है कि हॉब्स कहता था कि इंसान ने सारे राइट्स सबमिट कर दिए टू द रूलर. लॉक कहता था सारे राइट्स नहीं किए, सिर्फ राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी किया, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए और रूलर मस्ट प्रोटेक्ट देम एट ऑल कॉस्ट्स, नो मैटर व्हाट पीपल थिंक. बट रूसो थिंक्स दैट अ रूलर को गवर्न करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल. सो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट दैट इज क्रिएटेड बाय रूसो, बिकॉज ऑल पीपल कम टुगेदर टू क्रिएट दिस कॉन्ट्रैक्ट, हेंस देयर राइट्स आर नॉट vested in a single individual but to the community as a whole. तो इसका मतलब in simple words that Rousseau was advocating for a democracy, for a republican form of government. And hence Rousseau की philosophy में है कि जो law है उसको necessarily लोगों की will की reflection होनी चाहिए. Again, a democratic principle that law should be the one जो कि अवाम की wishes की नुमाइंदगी करता है, जो कि democratic principle है. Very simple. वो लॉज और वो स्टेट्स जो अवाम की जनरल विल से कंफर्म नहीं करते उनको डिस्कार्ड होना चाहिए. हॉब्स के नजदीक जो ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकता सॉवरेन, उसको डिस्कार्ड होना चाहिए. लॉ के नजदीक जो लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं करना सकता उसको डिस्कार्ड होना चाहिए. रूसो के नजदीक जो अवाम की विशेष के मुताबिक हुकूमत नहीं है, रियासत नहीं है, कानून नहीं है, उसको डिस्कार्ड होना चाहिए. सो बेसिकली द मेजॉरिटी व्यू शुड बी एक्सेप्टेड इन फेवर अगेंस्ट द माइनॉरिटी व्यू. तो ये बेसिकली रूसो का पूरा आइडिया है. उसके लिए ये स्टेट, लॉ, सॉवरेनिटी, जनरल विल और इंटरचेंजेबल टर्म्स. अगेन रूसो ने भी अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया और ये उसकी बड़ी फेमस कोटेशन है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, कि लॉ ने इंसान को किस तरीके से कंटेन किया. दिस इज द चार्ट, फ्लो चार्ट जो कि आप देख सकते हैं ऑफ हाउ बेसिकली रूसो आर्ग्यूज के सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से क्रिएट होना चाहिए. आई एम फ्लैशिंग दिस स्लाइड. इट इज प्रीटी सेल्फ